हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम हिंदी में पढ़ेंगे समुच्चय बोधक यानी कि कंजक्शन। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंजक्शन। ठीक, कंजक्शन। और इसके पहले हमने पढ़ा क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, तो ये सब हमारे अव्यय के अंतर्गत आते हैं। और आज हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक, और इसके दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। और समानाधिकरण के अंतर्गत 4 उपभेद हैं। ठीक, 4 उपभेद हैं, और व्यधिकरण के अंतर्गत भी 4 उपभेद हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, पहले हम समुच्चय बोधक का जो हमें पढ़ना है, ये हमारा तीसरा है। क्रिया विशेषण पहला था, संबंध बोधक दूसरा, और ये क्या है? तीसरा है। तो समुच्चय बोधक की परिभाषा पढ़ते हैं। जो अभिकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर मिलाते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक, जो हमें दो शब्दों को मिलाते हैं या वाक्यों को मिलाते हैं या वाक्यांशों को मिलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसे पद या अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बतलाकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक कहलाता है। और उसी को हम आसानी से क्या कह सकते हैं? दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द क्या होते हैं? समुच्चय बोधक। जैसे यद्यपि, चूंकि, परंतु और किंतु, ये सब क्या है? ये सब क्या है? समुच्चय बोधक है। तो चलिए पढ़ते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे आंधी आई और पानी बरसा, और यहाँ पे क्या है? समुच्चय बोधक है। ये दो पदों, ठीक, दो वाक्य को जोड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, आंधी आई एक वाक्य है और दूसरा है पानी बरसा, तो ये दो वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? और, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। इसी तरह कहना है, इसी तरह समुच्चय बोधक अव्यय दो पदों को भी जोड़ता है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। तो देखिए, ये दो पद हैं, ये हमारा पहला पद है और ये दूसरा पद है, और इसमें और बीच में लगा हुआ है, तो और क्या है? यहाँ पे समुच्चय बोधक है। जैसे राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं, तो ये देखिए यहाँ पे और क्या है? समुच्चय बोधक है। राम क्या है? शब्द है, और लक्ष्मण भी शब्द है, तो ये दो शब्दों को जोड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए, मोहन ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा क्या है? वाक्य है। क्या है? वाक्य है। और यहाँ पे परंतु जो है, परंतु क्या है? समुच्चय बोधक है। ये एक हमारा वाक्यांश है, और ये क्या है? वाक्यांश। ये पूरा क्या है? वाक्य है। तो वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ रहा है, यानी कि वाक्यांश का मतलब क्या होता है? वाक्य का अंश। वाक्य का अंश जो उसमें से थोड़ा थोड़ा लिया गया है। देखिए, मोहन ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका, तो परंतु यहाँ क्या है? समुच्चय बोधक। ठीक, और भी हमारा समुच्चय बोधक है। आगे चलते हैं। समुच्चय बोधक के भेद, तो दो भेद होते हैं इसके, समानाधिकरण और व्यधिकरण। कौन कौन से? समानाधिकरण, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, और सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। ठीक, तो दो समुच्चय बोधक के भेद होते हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। समानाधिकरण के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। तो कह रहा है, जिन पदों या अव्ययों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं समान स्थिति वाले दो या दो से अधिक शब्द। ठीक, दो शब्द हो या फिर उससे अधिक हो सकते हैं। ठीक, उन्हें और पद को और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या होते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। चलिए, पहला है हमारा, इसके अंतर्गत समानाधिकरण के अंतर्गत हमने आपको बताया था 4 आते हैं। पहला संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक और विरोध दर्शक। पहला है हमारा संयोजक। जो शब्द शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयोजक। ठीक, जैसे हमारा है, इसमें क्या आता है? और, व, ताकि, और, व, योम, तथा, ठीक, जो कि, या फिर कि, ये सब क्या आते हैं? संयोजक में आते हैं। जैसे हमारा, मैंने उसका तथा उसके भाई का संदेश दे दिया, तो तथा यहाँ पे क्या है? संयोजक है।
सीता और गीता चली गई। तो यहाँ पे और क्या है, संयोजक है जो कि दो शब्दों को जोड़ रहा है। ठीक, यहाँ पे दो वाक्यांशों को जोड़ा जा रहा है, मैंने उसका तथा उसके भाई का संदेश दे दिया। तो तथा यहाँ पे क्या है, संयोजक है। अगला हम पढ़ेंगे विभाजक। कह रहा है कि जो शब्द भिन्नता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विभाजक। विभाजक में आता है हमारा या, वा, अथवा, ठीक, किंग, वा, नहीं, तो, न, ना, की, क्या, चाहे, ये सब क्या है, तथापि, मगर, किंतु, लेकिन, ये सब विभाजक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कॉपी मिल गई किंतु किताब नहीं मिली, तो किंतु यहाँ पे क्या है, विभाजक है। ठीक, और ये हमारा आएगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक में। अगला है हमारा विकल्प सूचक। तो कह रहा है जो शब्द विकल्प का ज्ञान कराएं उन्हें विकल्प सूचक शब्द कहते हैं। ठीक, जहाँ पे विकल्प का क्या हो, ज्ञान हो। इसमें आता है तो, न, अथवा, या। तो जैसे मेरी किताब रमेश ने चुराई या राकेश ने, तो यहाँ पे विकल्प दे रहा है रमेश या राकेश, रमेश या राकेश, दोनों विकल्पों में से हमें एक को चुनना है। किसी ने तो चुराई होगी किताब, या तो रमेश ने चुराई है या तो राकेश ने चुराई है। तो यहाँ पे विकल्प सूचक है, या क्या है, विकल्प सूचक शब्द को दर्शाता है। अगला है हमारा विरोध दर्शक। कह रहा है जो वाक्यों में परस्पर विरोध प्रकट करके उन्हें जोड़ने वाले अथवा प्रथम वाक्य में कही गई बात का निषेध दूसरे वाक्य में करने वाले अव्यय को विरोध दर्शक कहते हैं। इसमें हमारा आता है किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि, ये सब क्या है, विरोध दर्शक है। जैसे हमारा है मोहन की बुद्धि तीव्र है किंतु वह आलसी है। तो यहाँ पे किंतु क्या है, विरोध दर्शक है। और किसका विरोध कर रहा है, मोहन का। उसकी बुद्धि तो तेज है लेकिन वह क्या है, आलसी है। जैसे मेरा मित्र इस गाड़ी से आने वाला था परंतु वह नहीं आया। परंतु यहाँ पे क्या हो जाएगा, विरोध दर्शक। आने वाला था लेकिन आया नहीं, तो यहाँ पे विरोध दर्शक हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, निगेटिव, यानी कि आलसी है वह। ठीक, और मोहन यहाँ पे क्या है, बुद्धि उसकी तेज है लेकिन वह आलसी है, तो यहाँ पे विरोधादर्शक है। अगला हम पढ़ेंगे परिणाम दर्शक। ठीक, परिणाम दर्शक, यहाँ पे देखिए 5 भेद दिया गया है लेकिन हमारे 4 भेद होते हैं, तो कोई बात नहीं, हम सभी पढ़ेंगे। तो परिणाम दर्शक में क्या आता है, प्रथम वाक्य का परिणाम या फल दूसरे वाक्य में बताने वाले अव्यय को परिणाम दर्शक कहते हैं। ठीक, जो पहला वाक्य है उसका परिणाम दूसरे वाक्य में बताने वाले अव्यय को क्या कहेंगे, परिणाम दर्शक। इसमें आता है इसलिए, अतः, सो, अतएव। जैसे वह बीमार था लेकिन पाठशाला नहीं गया, वह बीमार था इसलिए पाठशाला नहीं गया। इसलिए यहाँ पे क्या है, परिणाम दर्शक है। क्यों पाठशाला नहीं गया, क्योंकि वह बीमार था। वर्षा हो रही थी अतः मैं घर से नहीं निकला। तो घर से क्यों नहीं निकला वो, क्योंकि वर्षा हो रही थी। तो अतः यहाँ पे क्या है, परिणाम दर्शक। और इसमें इस कारण भी है, इस कारण जहाँ पे आएगा, और इस वास्ते, लिहाजा, ये सब भी क्या है, परिणाम दर्शक है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इन वाक्यों में इसलिए और अतः अव्यय प्रथम वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बता रहे हैं ना कि वह बीमार था लेकिन इसलिए पाठशाला नहीं गया। तो परिणाम क्या है, प्रथम वाक्य का परिणाम क्या है, पाठशाला न जाना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक। और परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक किस में आता है, तो वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक में आता है। देखिए यहाँ पे हमने जो उपभेद थे समानाधिकरण के वो एक साथ डाले हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप लोगों को एक साथ सारे के सारे मिल जाएं। तो देखिए संयोजक में आता है और, व, एवं, तथा, की। विभाजक में आता है या, व, अथवा, किंवा, नहीं, तो, न, ना, की, क्या, क्या, चाहे। ठीक, विरोध दर्शक में पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, बल्कि, वरन, ये सब आता है। परिणाम दर्शक में इसलिए, इस कारण, इस वास्ते, इससे, लिहाजा, सो, अतः, अतएव, ये सब भी आता है।
अगला है हमारा दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक, दूसरा क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो चलिए पढ़ते हैं। जिन शब्दों या अवयवों के मेल से, जिन पदों या अवयवों के मेल से एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं एक या एक से अधिक उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। और उपवाक्य हमने बताया था आपको क्या होता है। तो जहाँ ये सब लगा रहता है वहाँ पे क्या होता है? उपवाक्य होता है। पिछली वीडियो में हमने बताया हुआ है। तो देखिए इसके 4 उपभेद होते हैं। पहला है कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है कारणवाचक। जिस अव्यय से पहले वाक्य के कार्य का कारण दूसरे वाक्य में लक्षित हो उसे कारणवाचक कहते हैं। यहाँ पे आता है क्योंकि, जो कि, इसलिए कि। ठीक, जैसे मैं वहाँ नहीं आ सका क्योंकि वर्षा हो रही थी। तो यहाँ पे कारण क्या है? वर्षा हो रही थी, इसलिए वो नहीं गया। और इसका उल्टा कहाँ था? परिणाम में। ठीक, वर्षा हो रही थी इसलिए वो नहीं गया। ये हमारा क्या था? दूसरे वाक्य में परिणाम बता रहा था और यहाँ पे क्या है? कारण बताएगा। ठीक, तो मैं वहाँ नहीं आ सका क्योंकि वर्षा हो रही थी। क्यों नहीं गया? क्योंकि वर्षा हो रही थी, इसलिए वह नहीं गया। तो कारण क्या है? वर्षा होना। वर्षा का होना क्या है? कारण है। ठीक, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। उद्देश्यवाचक। तो जिस अव्यय से एक वाक्य का उद्देश्य या फल दूसरे वाक्य द्वारा प्रकट हो उसे क्या कहेंगे? उद्देश्यवाचक। ठीक, एक वाक्य का जो उद्देश्य या फल है उसका वो दूसरे वाक्य द्वारा प्रकट हो उसे हम क्या कहेंगे? उद्देश्यवाचक। यहाँ पे आता है ताकि, कि, जो, इसलिए कि। ठीक, जैसे मैं वहाँ इसलिए गया था ताकि पुस्तक ले आऊँ। क्या उद्देश्य था उसका वहाँ जाने का? पुस्तक ले आने का। ठीक, यहाँ पे उद्देश्य क्या था? पुस्तक ले आने का उद्देश्य था, इसलिए वो वहाँ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उद्देश्यवाचक। जैसे राम इसलिए नहीं आया कि कहीं उसका अपमान न हो जाए। ठीक, तो उसका क्या उद्देश्य है? राम किस लिए नहीं आया? कहीं उसका अपमान न हो जाए, इसलिए वो नहीं आया। चलिए आगे चलते हैं हम। संकेतवाचक। तो संकेतवाचक में आएगा हमारा जैसे जो अव्यय संकेत या शर्त एक वाक्य में बताकर दूसरे वाक्य में उसका फल संकेतिक करे उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। इसमें आता है यदि, तो, यद्यपि, तथापि। देखिए यद्यपि पहले भी आ चुका है और अभी इसके पहले वाले में हमने जो पढ़ा था जो कि, वो भी पहले आ चुका था। तो और जो यदि आगे लगा हुआ है ये हमारा क्या है? उपवाक्य। यद्यपि लगा हुआ ये हमारा क्या? उपवाक्य है। ठीक, तो आपको समझना है कि कहाँ पे क्या है, उद्देश्य मिल रहा है या परिणाम मिल रहा है, कारण मिल रहा है या परिणाम मिल रहा है, तो हमें वो समझना है। अव्यय तो वही रहेंगे हमारे। ठीक, तो यहाँ पे संकेतवाचक क्या है? जहाँ पे उसका फल संकेतिक करे। तो देखिए यहाँ पे आता है यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जो, तो, चाहे, परंतु, कि। जैसे यदि समय मिला तो मैं अवश्य जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है? और यदि क्या है? संकेतवाचक है। ठीक, यदि समय मिला तो मैं अवश्य जाऊंगा। तो दूसरे वाक्य में क्या है? फल है। फल को संकेत कर रहा है कि जब मुझे समय मिलेगा तभी मैं जाऊंगा। ठीक, जैसे यद्यपि मैंने उनसे निवेदन किया था तथापि वे नहीं माने। तो निवेदन किया था लेकिन वे नहीं माने, तो तथापि और यद्यपि यहाँ पे क्या है? संकेतवाचक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। स्वरूपवाचक। तो इसमें कह रहा है कि जो अव्यय दो उपवाक्यों को इस प्रकार जोड़ें कि पहले उपवाक्य का स्वरूप दूसरे वाक्य से ही स्पष्ट हो। ठीक, पहले वाक्य से स्पष्ट ना हो, दूसरे वाक्य से स्पष्ट हो, तो वहाँ पे स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक होगा।
इसमें आता है कि, जो, अर्थात और मानो। उदाहरण है जैसे कृष्ण ने कहा कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। ठीक, कृष्ण ने कहा कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे की क्या है, ये हमारा समुच्चय बोधक है और ये हमारा है स्वरूप वाचक। तो देखिए दूसरे वाक्य से क्या स्पष्ट हो रहा था, उसका स्वरूप कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। कृष्ण ने क्या कहा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। अगर यहाँ तक ही उसने कृष्ण ने कहा इतना ही होता तो हमें पता नहीं चलता कि उसने क्या कहा, लेकिन दूसरे वाक्य से क्या पता चल रहा है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। वो क्या कहना चाह रहा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक। अगला है उसने ठीक किया, जो यहाँ से चला गया। अगर इतना ही बोला होता उसने ठीक किया, तो हम समझ नहीं पाते कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो क्या है, ये हमारा स्वरूपवाचक है और दूसरे वाक्य से पता चल रहा है कि यहाँ से चला गया, चला आया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वरूपवाचक। तो चलिए इसमें देख लेते हैं हम, सारे इकट्ठे हैं इसमें और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किस में आएगा। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 उपभेद होते हैं, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। कारणवाचक में क्योंकि, चूंकि, इसलिए, कि, इस कारण, ये सब आता है। उद्देश्यवाचक में कि, जो, कि, जिससे, कि, ताकि, ये सब आता है। संकेतवाचक में यद्यपि, तथापि, यद्यपि, तो, अगर, जो, ये सब आता है। और स्वरूपवाचक में कि, जो, जैसे, मानो, अर्थात, यानी, ये सब आता है। ठीक, यानी या मानो, ये सब आता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक और निपात। किसी ने कहा था कि निपात पढ़ाना, तो कल निपात पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।